दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग एक बार फिर से तेज हो गई है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि ईरान ने जॉर्डन पर ज़बरदस्त हमला बोला है। ये हमला जॉर्डन के अज़राक एयर बेस पर हुआ है, जहां अमेरिका के कई फाइटर जेट एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गए, डैमेज हो गए हैं। कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए इस हमले में या घायल हुए हैं, इसकी अभी खबर जॉर्डन से नहीं आ रही है। अब सऊदी अरब और कुछ हद तक कतर, इनको भले ही थोड़ा सा बख्श रखा हो ईरान ने, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन यानी अबू धाबी, दुबई और बहरीन पर ताबड़तोड़ ईरान के हमले जारी हैं। जो खबर आ रही है अमेरिकन मेटल इंडस्ट्रीज से जुड़ी खबर है, जहां जहां अमेरिकी निवेश है एल्युमिनियम कंपनियों पे और मेटल कंपनियों पे, उन पर हमले ईरान ने बोले हैं और कई मेटल फैक्ट्रीज धुएं के हवाले हो गई। अब दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका को देखें तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका बौखलाया हुआ, जैसे ट्रम्प बौखलाए हुए हैं, वैसे ही अमेरिकी फ़ौज बौखलाई दिखती है, क्योंकि ईरान की जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, जो बस्तियां हैं, उस पर हमले हो रहे हैं और जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक वॉर क्राइम है। जैसे आज अमेरिका ने ईरान की 100 साल पुरानी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट पर ज़बरदस्त हमला बोला और आप कह सकते हैं पूरी तरह से इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा ईरान के करज इलाके में देश के सबसे ऊंचे पुल पर बमबारी हुई, पुल ही तोड़ दिया, रास्ता हाईवे पूरी तरह से आप कह सकते हैं ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा कई और रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई है और इसमें मरने वालों की संख्या काफ़ी बताई जाती, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं। बहुत से दृश्य जो हमें मिल रहे हैं विचलित करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन भारी संख्या में ईरान में बुज़ुर्ग, महिला और बच्चों की मौत हुई है, जो करज इलाकों में खासकर जो बमबारी हुई है। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि 35-36 दिन इस जंग को हो गए और ऐसा लग रहा था कि अब जंग शायद रुक जाएगी। कम से कम 6 अप्रैल जो डेडलाइन ट्रंप ने दी थी, 6 अप्रैल तक ये जंग किसी न किसी सूरत से रुक जाएगी, लेकिन अब वो आसार नहीं दिख रहे। ट्रंप ने खुद आज सुबह कहा कि उन्हें 21 दिन 2-3 हफ्ते और चाहिए और इसकी वजह से जंग और तेज़ हुई रुकने की जगह। लेकिन जो बड़ा सवाल है अब दुनिया के आगे, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि आखिर दुनिया में इस जंग को कौन रोक सकता है, क्योंकि ट्रंप फेल हो गए, नेतन्याहू का सवाल ही नहीं है। बाकी पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा है, या टर्की, सऊदी अरबिया या इजिप्ट जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बहुत कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। मैंने ये सवाल बॉबी नकवी साहब से पूछा, जो गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे और 24-25 बरसों से इसी इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब ये जंग कौन रोक सकता है। बॉबी नकवी साहब ने कहा कि 2 लोग हैं दुनिया में। जी हाँ, ट्रंप के बस का तो कुछ नहीं है। 2 ऐसे शख्स हैं, 2 ऐसे लीडर हैं जो इस जंग को रोक सकते हैं, क्योंकि इन 2 लीडर की ही बात मुस्तबा खामनेई अब मानेंगे और किसी की नहीं। कौन है वो शख्स, ये बॉबी नकवी साहब से सुनिए। क्या ये खबर सही है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये प्यूतिन की शरण पहुंचे हैं और प्यूतिन से इनकी बातचीत हो रही है कि भाई प्यूतिन साहब, आप ही जंग रुकवा सकते हैं? क्या इस तरह की कोई खबर आपको मिल रही है सऊदी अरब और रशिया की? दीपक जी, ये खाली सऊदी अरेबिया ही नहीं कोशिश कर रहा है। सारी गल्फ कंट्रीज इस कोशिश में लगी हैं कि किसी तरीके से पुतिन और शी जिनपिंग को इसमें डाला जाए और किसी तरीके से ईरान को पर्सुएड किया जाए कि साहब, आप ये जो है ये इस पे अब बातचीत के लिए तैयार होइए। देखिए, इस वक्त आयतुल्लाह मुस्तफा खुमैनी साहब अगर किसी की सुनेंगे तो यही 2 लोग हैं पूरी दुनिया में जिनका इन्फ्लुएंस इस जंग को रोकने में या सीज फायर के लिए या डिप्लोमेसी के लिए ईरान को तैयार कर सकता है। इसके अलावा मुस्तफा खमैनी साहब किसी की नहीं सुनेंगे। हम देख चुके हैं कि ट्रंप साहब ने अपने ब्लफ और ब्लस्टर में बहुत धमकियां दी हैं, बहुत बमबारी की है। हमने देखा 1 दिन पहले इस्फहान में कैसे उन्होंने बमबारी की है। इसका कोई असर होने वाला नहीं। बम की लैंग्वेज जो है ये मुस्तफा खमैनी के समझ में नहीं आती। शायद इसमें इसीलिए ये गल्फ कंट्रीज जो हैं अब इस कोशिश में है कि चाइना और रशिया को इन्वॉल्व किया जाए कि किसी तरीके से ये डिप्लोमेसी जो है इसकी शुरुआत की जा सके।
मतलब आप कह रहे हैं कि प्यूतिन, रूस के राष्ट्रपति प्यूतिन या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यही 2 वर्ल्ड लीडर हैं जो मुज्तबा खामनाई को, ईरान को समझा सकते हैं, जंग रुकवाने की हैसियत सिर्फ़ इन 2 नेताओं की है? जी बिल्कुल, देखिए यही नहीं, आई मीन इस बात के लिए नहीं कोशिश होगी कि ईरान को तैयार किया जाए कि साहब आप डिप्लोमेसी को जो है एक्सेप्ट करिए और बातचीत के लिए तैयार हुए। एक बात देखिए, ये बात समझ लीजिए कि आगे जो भी कोई भी बातचीत का कोई मसौदा भी अगर तैयार होगा, तो ये मसौदा ये समझ लीजिए कि चीन और रशिया के बिना कंसल्टेशन के ओहो! ये, ओहो! तो अगर व्हाइट हाउस को चाहिए कि ये जंग ईरान कोई मसौदा जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो उस मसौदे को मेरे ख्याल से मॉस्को और बीजिंग से अप्रूवल इसका ऑन बोर्ड उन्होंने लेना पड़ेगा। देखिए ओके। आगे, आप ये कह रहे हैं कि रूस और चाइना की बात ना सिर्फ मुज्तबा खामनेई मान सकते हैं, बल्कि ट्रंप को भी चाइना और रशिया से पूछना पड़ेगा कि भाई ये है हमारा पैक्ट, आप इसको जो है एंडोर्स करिए। यानी पुतिन और शी जिनपिंग से ट्रंप को भी बात करनी पड़ेगी, ट्रंप को भी झुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि इसमें रशिया जितने क्लोजली सपोर्ट कर रहा है, एक एक ईरान को। बेस, जी ईरान को, एक एक बेस का ब्लूप्रिंट, लाइव ट्रैकिंग ऑफ यूएस मिलिट्री एसेट्स, जिनके एयरक्राफ्ट कैरियर कहां से कहां जा रहे हैं, सारी चीजें, सारी ओहो! इंटेलिजेंस जो है प्रोवाइड कर रहा है। और इसका डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी नहीं कर सकते। इस टाइम जो मिलिट्री कोऑपरेशन मॉस्को और तेहरान के बीच है वो अनप्रेसिडेंटेड है। भले ही मॉस्को जो है यूक्रेन की वॉर में उलझा हुआ है, लेकिन इस वक्त वो तेहरान को पूरी मदद कर रहा है। इसका इंडिकेशन ईरानियन ऑफिशियल्स जो हैं, इंक्लूडिंग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरक्ची, ये खुलेआम ये दे चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारा कोऑपरेशन बहुत करीब है। वहीं चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इस जंग में ईरान बखूबी कर रहा है। इसका पूरा अंदाजा अमेरिका को और इसराइल को है। तो कुल मिला के देखिए यही 2 प्लेयर हैं। अब देखिए आज जो, अगर आप लैवरोव का आज का जो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, उनका हर दूसरे तीसरे दिन एक स्टेटमेंट आ रहा है, और उन स्टेटमेंट्स का जिस्ट एक ही होता है कि इस जंग के दौरान पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रीस्ट्रक्चर हो रहा है। दुनिया को इस जंग के बाद तैयार हो जाना चाहिए कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उभर के आएगा, और उसमें रशिया, चाइना और ईरान ये एक बहुत मेजर की प्लेयर्स जो है बन के इमर्ज उभरेंगे। होंगे। ईरान रीजन में और ग्लोबल लेवल पे एक तरह से इकोनॉमिक पावर को जो है चाइना उभरेगा, और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के मामले में, और रशिया जो है वो एक ग्लोबल पावर बन के, उनके बिना आप ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये जी। वेस्ट अगर चाहता है कि उनके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उनको बचाना चाहता है, तो उनको चाइना और रशिया की मदद लेनी पड़ेगी। ये बात ओके। तय हो गई है, ये बात क्लियर होती जा रही है। जी मतलब आप कह रहे हैं कि बिना रशिया और चाइना के, बिना पुतिन और शी जिनपिंग के इस जंग को रोकना नामुमकिन है, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम पिछले जो है 3-4 दिनों में हम जो इवेंट्स हैं उनको अगर आप एनालाइज करें कि इस्लामाबाद में कैसे 4 कंट्रीज बैठी हैं, उसमें तुर्की थी, उसमें इजिप्ट था, उसमें पाकिस्तान था और उसमें सऊदी अरेबिया था। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, उन्होंने साथ में मीटिंग करी, अलग अलग मीटिंग करी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन हमने देखा कि जो चाइना का जो अंग्रेजी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने खबर पब्लिश की कि साहब चाइना ने और पाकिस्तान ने एक 5 पॉइंट का एक मसौदा पेश किया है। ठीक है, ये मसौदा ऐसा ही नहीं आ गया, बातचीत का मसौदा जो उन्होंने दिया है, एक गाइडेंस दी है। जाहिर बात है कि इसमें काफ़ी डिस्कशंस बैकग्राउंड में चल रहे हैं, और ये जो है ईरान को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है डिस्कशन के लिए। देखिए ये जो वॉर का जो एजेंडा है, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के उसमें भाषण में एक बहुत बड़ा ओमिशन था जो उन्होंने नहीं कही, वो डिप्लोमेसी की बात नहीं कही, बातचीत की बात नहीं कही, कोई बात नहीं करी। इसका मतलब ये कि बातचीत का जो पूरा जो सिस्टम, जो फ्रेमवर्क इवॉल्व हो रहा है, उसमें अमेरिका और इसराइल को माइनस किया जा चुका है।
तो बातचीत ओके। अगर होगी तो अमेरिका और इसराइल के बिना होगी, और इसमें रशिया, चाइना और ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। वही ईरान को तैयार कर सकती हैं कि भैया अब आप टेबल पे आइए और आगे की बात करिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अब आपको आज ट्रम्प के भाषण के बाद, क्योंकि ट्रम्प के पास बहुत कुछ फैक्ट्स थे नहीं, उनके पास बोलने को कुछ ज़्यादा था नहीं, उनकी स्पीच का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उ उनका मज़ाक जो है ईरान की इस्लामिक सेना ने भी बनाया। क्या आपको लगता है कि धीरे-धीरे अब ये युद्ध जो है, ये युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका और इज़राइल भी थोड़ा पीछे हट रहे हैं? आज हमने कोई बहुत बड़े हमले भी अमेरिका की तरफ से नहीं देखे। ये सही बात है कि उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी पे हमला किया है, ईरान में एक बहुत पुराना और बहुत ऊँचा पुल था, उसको जो है ध्वस्त किया है, सिविलियन एरियाज़ पे किया है। लेकिन अगर मोर और लेस देखें तो थोड़ा-सा अमेरिका बैक फुट पे दिख रहा है। क्या हम ये मानें कि ये अब ट्रम्प पूरी तरह से युद्ध से एग्ज़िट होना चाहते हैं, विदाई लेना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, ये मैंने जैसे पहले कहा कि अब ये बौखलाहट की लड़ाई है। अब ये हड़बड़ाहट की लड़ाई है। ये किसी तरह चाहते हैं कि बस ये जो वो जॉर्ज बुश कहा करता था, शॉक एंड ऑ, ये उसका फ़ेवरेट फ्रेज़ था। तो मेरे ख़्याल से इसको जो है वो आज ईरान में अप्लाई किया जा रहा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर चुन-चुन के मार रहे हैं। स्टील प्लांट पे मारा है, 2 स्टील प्लांट तेहरान में, ईरान में जो है उनको तबाह किया है। एक बड़े पुल को किया है। दूसरे एक, जैसा मैंने बताया आपको, पास्चर इंस्टीट्यूट को तबाह किया है। तो ये बौखलाहट की लड़ाई है। ज़ाहिर बात है कि ये सब करके, ये तमाशेबाज़ी करके, ये सब वीडियोज़ दिखा के अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, और एक मेक बिलीव एक विक्ट्री डिक्लेयर करके, और ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि नेतन्याहू साहब को भी अब लगने लगा है कि जिस तरीके से ईरान ने उनके इज़राइल के अंदर जो तबाही मचाई है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, वो भी शायद अब उनको ऐसा लगता है कि अब इस लड़ाई से किसी तरह बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए नेतन्याहू ने कल एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि वो एक टेप रिकॉर्डेड बयान था जो कि जर्नलिस्ट को प्रोवाइड किया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अब ये ईरान इज़ नो लॉन्गर एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इज़राइल। ठीक है? ईरान स्टिल इज़ अ थ्रेट, बट नो लॉन्गर एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इज़राइल। यानी अब ईरान बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए नहीं रह गया है। तो देखिए, इसी तरह की लैंग्वेज जो है वही वैसे ही जी, कुछ लैंग्वेज आपको डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में सुनने को मिली। तो दोनों ये चाहते हैं कि अब धीरे-धीरे जो है वो बैक फुट पे आ जाएँ। जी, जी। चलते-चलते एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि क्या मुज्तबा खामनेई, नए सुप्रीम लीडर, ये अगर पुतिन इनको फ़ोन करते हैं, शी जिनपिंग इनको फ़ोन करते हैं और अगर मुनासिब बात करते हैं, तो क्या मुज्तबा खामनेई पुतिन की और शी जिनपिंग की बात मानेंगे और युद्ध रोकने के लिए तैयार हो जाएँगे? देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि रशिया, और जहाँ तक रशिया और चाइना और ईरान के जो रिश्ते हैं इस वक़्त, वो इतने करीब हैं, इतने क्लोज़ हैं, इतने लेवल्स पे वो काम कर रहे हैं कि शायद रशिया और चाइना जब कोई बात करेंगे, कोई मसौदा अगर पेश करेंगे, तो वो ईरान के हित में ही होगा। ओके, ओके, जी। ओके। गॉट इट, गॉट इट। बड़ी बात बॉबी नकवी ने कही और यही है कि तजुर्बा बोलता है। 24 बरसों इन्होंने गल्फ न्यूज़ में काम किया। सारी कंट्री जहाँ-जहाँ इस वक़्त हम देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, सारी कंट्रियों के जितने भी निज़ाम, वहाँ की सरकार, वहाँ के बादशाह, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सबको जानते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, रशिया और चाइना जो बात करेंगे, वो अपनी बात नहीं करेंगे, वो ईरान की बात करेंगे। ईरान के इंटरेस्ट में बात करेंगे, ईरान के फ़ेवर की बात करेंगे। इसलिए मुस्तफा खामनेई, पुतिन और शी जिनपिंग की बात मान सकते हैं और युद्ध आगे रुक सकता है, लेकिन ईरान की शर्तों पर। बहुत-बहुत शुक्रिया बॉबी साहब, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।